व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक काफी प्यारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है रिसेंटली अभी यहाँ पर एक फिशिंग कैट के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिशिंग कैट के बारे में आप लोगों ने सर्च किया कभी तो जाकर देखना। बेसिकली ये फिश का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो नहीं कि फिश को अपना फूड बनाती हैं और ये किस तरीके से मछलियां पकड़ती हैं। तो इसके ऊपर एक स्टडी की जा रही है क्योंकि बहुत कम बची हुई है ये मात्रा में। तो उसी को समझने की कोशिश की जाएगी। एक न्यूज एनालिसिस का पोर्शन है काफी प्यारा, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली स्कीम कवर करने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं एमपी लेड स्कीम। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, उसको बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया था 2 साल के लिए। तो फिर से उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो पूरी स्कीम कवर करूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। इसी के साथ में कैसी रही छठ पूजा, आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। पर लेकिन बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर जब भी यहाँ पर छठ पूजा होती है, वो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन, ये देखिए आप लोग यहाँ पर जो भी ये महिलाएं हैं, जो खासकर आप लोग देखते हैं ये छठ पूजा करती हैं, और ये जो पोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये कोई बर्फ नहीं है कि यहाँ पर ये बर्फ पड़ा हुआ है। ये जो इंडस्ट्री होती है, जो फैक्ट्री होती है, उनसे निकला हुआ जो एक गंदा मटेरियल जो कि काफी खतरनाक होता है, खासकर बॉडी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो यहां से देखिए कितने सारे इन्फेक्शन जो है बेसिकली महिलाओं को लग सकते हैं। तो कम से कम कुछ इसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पे सबको पता है, हर साल छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। कम से कम इतना तो सोल्यूशन करे कि जो इंसान यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कराए उसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो ये मुझे देखकर पर्सनली अंदर से काफी ज्यादा एक तरीके से इरिटेशन फील होती है। मैंने कहा जो महिला इसके अंदर जा रही है, देखिए पूरा पोर्शन, ठीक है, तो एक तरीके से कितनी बुरी दिक्कत देखने को मिल सकती है। जब ऐसा जो पानी है ये बॉडी को टच करता है तो ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये नॉर्मल बॉडी को भी बर्बाद कर सकता है ये। तो समझिए क्या दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। एक छोटी सी पिक्चर शेयर की गई आप में से एक बच्चे के द्वारा मुझे यहाँ पर, ये बेसिकली कट कर कर शेयर किया गया किसी ने मुझे। तो ये जो शेयर किया गया, ये एक न्यूज है यहाँ पर अभी रिसेंटली OnePlus Nord 2 जो मोबाइल है उसके ब्लास्ट के बारे में। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर ये करना चाहूंगा कि कभी भी अपने फोन को, एक तो ये ध्यान रखिएगा, अगर उसकी बैटरी काफी कम है, ठीक है, तो चार्जर में लगाकर उस फोन को कभी भी फोन न सुने। इससे आप लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फोन कोशिश करें हमेशा कि ईयरफोन लगाकर ही फोन सुने, ठीक है। इससे फायदा रहेगा आप लोगों को, क्योंकि फोन आप लोगों के जो सर से जितना दूर रहेगा उतना ही ज्यादा बेटर है। तो ईयरफोन मैक्सिमम आप लोग यूज करने की कोशिश कीजिए, इससे आप लोगों के माइंड पर भी कम इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कल को कुछ ब्लास्ट वगैरह भी होता है तो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे कई सारी न्यूज अभी रिसेंटली आ रही हैं, धड़ल्ले से फोन बनाए जा रहे हैं इन कंपनीज के द्वारा, और कई बार कई सारे फोन में कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से केस देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अभी एक ऐसा केस निकल कर आया, ट्विटर पर शेयर की गई किसी के द्वारा ये पिक्चर जो कि क्लिक की गई यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आप लोग इन चीजों को अपने तक भी रखेंगे, अपने तक तो समझेंगे, दूसरों तक भी आप लोग ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे ताकि लोगों को इस चीजों का खामियाजा न भुगतना पड़े। तो काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। और जो वीडियो होती है वो 2 पार्ट में कवर रहती है। तो आज का यानी कि 11 नवंबर का जो हिंदू न्यूज़पेपर है, 2 पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और न्यूज एनालिसिस आज का काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, मेंबर ऑफ जो ये लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लेड जिसको बोलते हैं, इसको पूरा कवर करूंगा। तो एक स्कीम, एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग समझिएगा। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को, वीडियो के एंड तक कॉपी और पेन लेकर वगैरह लेकर बैठना, और पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर। सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं, उनको भी आप लोग अटेम्प्ट किया करो। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर देते हैं, तो आप लोग उनका भी आंसर देख सकते हैं और अपना खुद का भी आंसर आप लोग आंसर राइटिंग में यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम आंसर राइटिंग का भी लिंक आप लोगों को मिल जाता है वीर तालियान के नाम से। 54,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। काफी फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंजॉय कीजिए ताकि आप लोग भी इन चीजों को एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो आइए न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेते हैं, क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को समझने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सोसाइटी में आप लोग रहते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। सबसे पहले यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये राफेल के मुद्दे के ऊपर है, जो कि एक डील साइन की गई थी कांग्रेस के द्वारा, फिर बीजेपी के द्वारा उसको कंटिन्यू किया गया। तो कहां से निकल कर आई और क्या क्या मुद्दा है पूरा डिटेल में समझेंगे। हमारी कंट्री में अभी कुछ जो यहाँ पर राफेल प्लेन है उनको अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में डिलीवर भी किया गया है, तो समझेंगे पूरा मुद्दा। डीमोनेटाइजेशन
डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। 2021 में हम लोग खड़े हुए हैं, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो 5 साल हो गए डिमोनेटाइजेशन के। तो उसी के चलते ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और 8 नवंबर 2016 में ही डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे। तो दोनों डी यानी कि दोनों डिजास्टर जो है वो एक ही दिन देखने को मिले थे। तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है हालांकि इन चीजों का, क्योंकि उस टाइम पर एक आर्टिकल मुझे अब भी याद है, एनसीईआरटी के कोई डायरेक्टर थे, उनके द्वारा वो आर्टिकल लिखा गया था। इतना ज्यादा गरियाया गया था बेसिकली यूएसए की जनता को कि किसी इंसान को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। यानी कि उनका नहीं, यूएसए की जो एक इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब बहुत ही मजा आया था उस आर्टिकल। मैंने कहा ये देखो कितनी भड़ास निकाली गई थी। तो डिस्कस किए थे कई सारे ऐसे आर्टिकल भी। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे, ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो हॉस्पिटल्स में अभी आग लग रही है कर जगह, तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी दुखद घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल में समझेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या ये रीजन रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके चलते कुछ आप लोगों को लिखना है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक होता है आप लोगों का पेपर 3 के अंदर, तो इस तरीके के टॉपिक आप लोगों से बन जाते हैं। ये आर्टिकल जो है ये हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में बेसिकली चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कैसे कैसे उभर कर चली है और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, वो सारी बातें बताई गई हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग जानना चाहते हैं चाइना के बारे में, तो चाइना में काफी रिग्रेशन के पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। यानी कि अगर वहां पर जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनकी बड़ी ही खस्ता हालत रहती है वहां पर। यानी कि एक तरीके से इतना प्रेशर किया जाता है, डाला जाता है कि इकोनॉमी के चक्कर में एक होता क्या है, मान लीजिए आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है और उस प्रोडक्ट का प्राइस है बेसिकली 20 रुपए, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाने की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो मान लीजिए आप लोगों की आ रही है मतलब 15 रुपए, ठीक है। इसी के साथ में आप मतलब 15 रुपए नहीं, मान लीजिए यहां पर आप लोग लीजिए इसको 14 रुपए, ठीक है। 14 रुपए आ रही है, आप लोगों को यहां पर 3 रुपए का प्रॉफिट लेना है, तो 17 रुपए हो गया। और 3 रुपए आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से अगर वर्कर के अलग से निकाल देते हैं आप, ये तो रॉ मटेरियल हो गया, वर्कर के निकाल दिए, तो क्या करते हैं उसको प्रोडक्ट को सही प्राइस पर मेंटेन रखने के लिए, तो वर्कर को 3 रुपए दे रहे, तो ना तो रॉ मटेरियल में कट करेंगे, ठीक है, और ना ही यहां पर अपने प्रॉफिट में कट करेंगे, तो वो वर्कर का जो बेसिकली पे होता है उसमें कट की जाती है। और उसको प्रोडक्ट को अगर 18 रुपए का बेचना है तो वर्कर को 1 रुपया दिया जाएगा, अगर 19 का बेचना है तो वर्कर को 2 मिलेंगे, और इससे भी कम अगर करना है तो वर्कर पर ही इंपैक्ट पड़ता है। तो इतना ज्यादा बेसिकली सप्रेस किया जाता है जो बॉटम लेवल पर जो वर्कर काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो ये वाकई गलत फंडा देखने को मिलता है। तो ये कुछ मुद्दा है, हल्का सा आइडिया बस आप लोगों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर काम करते हैं उनकी क्या खस्ता हालत देखने को मिलती है। इवन ये जो आईफोन आप लोग खरीदते हैं ना लाखों रुपए का, इसके अंदर भी जो वर्कर काम करते हैं, इवन कई जगह ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि उन वर्कर को भी प्रॉपर वे में उनकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर रहते हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, और कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है, और कई बार इसकी वजह से प्रोटेस्ट भी होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। अभी आप लोगों को देखने को मिला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो चल रही है उसी के बारे में यहाँ पर ये बेसिकली आर्टिकल है। तो समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और कोयले के बारे में बात की जा रही है कि कोयला किस तरीके से इन्वायरमेंट पर क्या क्या चीजें और इंडिया क्या इसको रिप्लेस कर सकता है। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई जिसका नाम था जय भीम, तो साउथ इंडिया में ये रिलीज हुई, साउथ इंडिया की बेसिकली मूवी आप लोगों ने देखी हो शायद। तो ये मूवी जो है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो भीमराव अंबेडकर जी के साथ में कनेक्ट कर एक जो नारा था जो जय भीम के नाम से दिया जाता था, बोला ये जा रहा है कि जय भीम का जो नारा है, अब जय भीम का नारा बेसिकली पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं रहा, अब ये बहुत सारे लोगों के लिए बन चुका है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समझेंगे आर्टिकल और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये साइड वाला आर्टिकल वैसे तो बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से वो निकल जाता है आप लोगों का एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे आखिर क्या है, कहां से निकल कर आया। और अभी काफी प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टेट पीसीएस के अंदर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी आप लोगों को बताऊंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ से कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिला था, कई सारे जो वेस्ट बंगाल के असेंबली के जो लोग थे, खासकर जो आप लोग बोल सकते हैं जो उनके विधायक थे, वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस वो जाकर मिले थे यहाँ पर बीजेपी के अंदर। फिर बेसिकली तृणमूल कांग्रेस जीत कर आ गई, तो फिर वापसी बहुत सारे पहुंच गए इनमें से। तो इसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर थी उनको हराया गया उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ऐसा ही केस अभी तेलंगाना में देखने को मिला। तो ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो गया जो काम का नहीं है, पर हाँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो काम का है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो समझेंगे इसको काफी डिटेल में। ये है बेसिकली कोविड-19 के केसेस के बारे में।
देखिए कोविड-19 वैसे आप लोगों को लग रहा है देश के अंदर खत्म हो चुका है, पर लेकिन रियलिटी में अभी भी बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं और जो भी इंसान इसको लेकर लापरवाही बरतता है तो उसको देखने को मिलेगा जैसा यूरोप के अंदर भी चल रहा है। पिछले अगर बात करें 4 वीक के अंदर में, यानी कि 1 महीने के अंदर में 55% केस यूरोप के अंदर फिर से बढ़ गए हैं कोविड-19 के। तो यहां पर ये जो कोविड-19 के नए केसेस निकल कर आ रहे हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूक्रेन के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर। पिछले 20 दिनों में तो केसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेसिकली ऐसे देश के अंदर जहां की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कोविड-19 के डोज दिए जा चुके हैं। तो अपनी लापरवाही जरा सी भी नहीं बरतनी है। बेसिकली अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवाई नहीं पिलाई गई है, इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दवाई नहीं पिलाई गई, क्योंकि बहुत सारे के बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे में 18 साल से नीचे के। तो अभी आप लोग ऐसे नहीं कि बहुत अच्छी ऐसी सोसाइटी में आप लोग हैं कि सब कुछ इम्यून हो चुका है और आप लोग लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दी हैं। आज के मैं देखता हूं, बाहर भी जाता हूं तो कोई भी मास्क लगाकर नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने ही लिए खतरा बेसिकली बटोर रहे हैं, ठीक है। अभी भी अपने आप को सिक्योर रखना है क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया, वो आप लोगों के बीच में ही है और अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो और भी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो रसिया के अंदर, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर अभी यहां पर ये नवंबर 9 की बातें हैं आप लोगों के सामने। तो केसेस आप लोग देखते हैं काफी लार्ज स्केल पर उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये चीजें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है अगर हम लोगों ने लापरवाही बरती। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है जो कि आप लोग जानने समझने वाला है। अभी फिलहाल आज की डेट में जो दवाइयां हमारे द्वारा बनाई गई है वो दवाइयां एक वायरस था जिसको कोरोना बोलते थे, उसके एक पर्टिकुलर नेचर के लिए वो दवाई बनाई गई थी। पर लेकिन आप लोगों को पता है वायरस एक ऐसा खतरनाक, एक पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा खतरनाक एक जीव होता है जो कि कहीं ना कहीं अपना नेचर चेंज करता रहता है। तो इसलिए जो अलग अलग नेचर के वायरस अभी आ गए हैं, जैसे किसी को अल्फा बोला गया, ये यूके से निकल कर आया, किसी को बीटा बोला गया, ये साउथ अफ्रीका से निकल कर आया, गामा बोला गया तो ब्राजील से निकल कर आया। इंडिया के दो हैं, एक है डेल्टा और दूसरे का नाम है कप्पा। तो कप्पा और डेल्टा, कटप्पा नहीं कप्पा, तो कप्पा और डेल्टा यहां से निकाल के लेके आएंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आयोटा जो है यहाँ पर ये यूएसए से आया, थीटा जो है यहाँ पर फिलीपींस से आया, ईटा जो कई सारी कंट्री से निकल कर आया, एक से नहीं, जीटा यहाँ पर ब्राजील से, और एप्सिलॉन जो आप लोग को देखने को मिला ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कल को अगर मैच करने के लिए भी आ जाए इसके बारे में तो आप लोग याद रखिएगा कि किस किस देश से इसको निकाल कर लाया गया है। इनके जो नाम दिए गए हैं ये दिए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनके नाम। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यह कि कई सारी कंट्री में अलग अलग नेचर के जो ये वायरस निकल के आ रहे हैं, तो कई सारी जो दवाइयां बनाई गई हैं उनका जो इंपैक्ट है इन वायरस के ऊपर वो कम देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो ये नेचर चेंज कर रहे हैं वायरस हमेशा अपना नेचर चेंज करते रहता है। अगर आप लोगों ने जीटा के लिए दवाई बनाई, पता चला कल को चलकर यहां पर अल्फा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा कि हम लोगों को अपने आप को खुद से सुरक्षित रखना है, तभी चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो कि आप लोग समझिएगा और बेसिकली अपना और अपने पेरेंट्स और अगर बाबा दादी हैं घर में बुजुर्ग लोग तो उनका जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है अगर इसको ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये है बेसिक बातें जिसके बारे में आप लोग समझिएगा। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर समझेंगे तो डेटा पॉइंट वाला था। अब जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। पहले आर्टिकल ये समझ, एक सेकंड, चलिए ये आर्टिकल देखेंगे। अभी पहले एंटी डिफेक्शन लॉ वाला बताता हूं, छोटा सा आर्टिकल है, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया 52वां, ये कई बार पूछा गया डायरेक्ट भी क्वेश्चन। ये अमेंडमेंट किया गया था 1985 में और एक पर्टिकुलर शेड्यूल ऐड किया गया था जिसको आप लोग 10th शेड्यूल बोलते हैं। 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, इसको बोला गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एडीएल लॉ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका मतलब ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेसिकली ऐसा ना हो कि जैसे इलेक्शन हो रहा है टूट कर दूसरे में जाकर मिल गई, पैसे लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। तो इसका नाम लोकल भाषा में फेमस भी हुआ आयाराम गयाराम। आयाराम मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में आ गया, कल को दूसरी में चला गया। तो इसको रोकने के लिए ये जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था, देखिए आप लोगों से लीडर का भी नाम पूछ लिया गया था, ठीक है। तो लीडर का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था इसको, नहीं, इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था। तो इसलिए लीडर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और ये पता रहेगा कैसे कि यहां पर 1985 में ये देखने को मिला, ठीक है। तो राजीव गांधी जी थे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जिनके द्वारा ये लॉ लाया गया था। क्या ये दोनों के लिए इंप्लीमेंट होता है? ये बेसिकली स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, जी हाँ, दोनों के लिए इंप्लीमेंट होता है। स्टेट के लिए इंप्लीमेंट करोगे तो आर्टिकल 102 और सेंटर के लिए इंप्लीमेंट करोगे तो आर्टिकल 191 यहां पर बेसिकली निकल कर आता है। और यहां से कई बार क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं और ये तो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई साहब ये पर्सन जो है इसको डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां पर ये डिसीजन लेता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा में होता है स्पीकर और राज्यसभा में होता है चेयरमैन। तो इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है ये पर्टिकुलर डिसीजन। तो इसी मुद्दे के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहां पर लोकसभा के स्पीकर जो है ये क्या करते हैं,
लंबे समय तक चीजों को पेंडिंग रखते हैं, या फिर आप लोग बोलिए स्टेट असेंबली के अंदर ये चीजें मैक्सिमम देखने को मिलती हैं, ठीक है, कोई ऐसी हरकतें निकल कर आती हैं। तो इसमें बेसिकली दो एक्सेप्शन है, अगर कोई दो टूट कर जाते हैं तो उनको बेसिकली एक्सेप्शन माना जाएगा, इनके इसके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। और बाकी की 4 कैटेगरी है जो याद रखेगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने बाद, तो इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला, यहां एक ये वाला, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि भाई साहब कल को ना वोट डाली जाएगी किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर या मुद्दे के ऊपर, तो पहुंच जाना टाइम से, ठीक है। वो नहीं कहते कि कल को भाई साहब शादी है, मतलब एक तरीके से गांव में बोलते थे कि लड़के का मंडा है, उन्हें शादी से पहले वाला जो दिन होता है वो सेरेमनी होती है, तो भाई साहब लड्डू बांधे जाएंगे, लड्डू बंधवाने के लिए आ जाना, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो यार चिढ़ता है, देखना वो आया नहीं था, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर बोलती है तो भाई साहब आ जाना, तो आप लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के अगर कैंडिडेट है तो चले जाना भाई लड्डू बंधवाने, यानी कि वोट डालने के लिए। अगर नहीं गए तो इसका मतलब है किसी और से लड्डू ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये लड्डू के चक्कर में क्या होता है, आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि उनके टिकट पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी की इमेज खराब होती है, उससे आप लोग जीत कर आए हैं। और एक ये है कि आप लोगों को लगता है यार ये पॉलिटिकल पार्टी मेरे काम की नहीं है, ठीक है, तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस पॉलिटिकल पार्टी ने, तो आप लोग खुद उस पॉलिटिकल पार्टी को लतिया सकते हैं, इनके छोड़कर निकल सकते हैं। तो ये चौथा मुद्दा है। तो ये 4 मुद्दों पर अगर आप लोग बेसिकली छोड़ते हैं तो यहां पर आप लोगों का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है, और फिर उस सीट के लिए आगे चलकर बाई इलेक्शन होंगे, ठीक है। पर लेकिन 2 कैंडिडेट ऐसे अगर छोड़ दें तो उसके ऊपर ये मुद्दा नहीं लगेगा। पहला तो है स्पीकर या फिर चेयरमैन, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो अगर इनके जो लीडर हैं अगर छोड़ते हैं तो इनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखना। रीजन क्या है? रीजन ये कि अगर कोई स्पीकर बनता है लोकसभा का या फिर चेयरमैन बनता है राज्यसभा का, तो लोकसभा में और राज्यसभा में वहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बैठते हैं, तो इसको तो बल्कि एक अच्छा साइन माना जाता है, सगुन माना जाता है इसको तो, कि हाँ हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। और यहां पर स्पीकर ने अपनी पोस्ट छोड़ी, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीकर जो है अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेसिकली कनेक्ट नहीं करेगा, वो यहां पर एक इंडिपेंडेंट इंसान हो गया, अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेगा, और यहां पर अपोजिशन और जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है पावर में, दोनों को साथ में लेकर चलेगा, तो ये माना जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। और यहां पर यूके से जो हम लोगों ने सारे सिस्टम लिए हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, उनके अंदर तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो इस मुद्दे को रखते हैं कि स्पीकर का रेजिग्नेशन दिला दिया जाए और उसकी सीट जो है फिक्स कर दी जाए, ताकि उसको ये न रहे लालच यार मेरी सीट क्या क्या होगा अगर मैंने छोड़ दी तो यहां तक भी मुद्दा है। तो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेब्लिश करने की बात की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर याद रखिएगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आज की डेट में अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अंदर मान लीजिए 24 के करीब कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर उस 24 के करीब कैंडिडेट में से अगर 2/3 टूट कर चले जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर 8 या 24, तो ये 8 हो गया, इसका मतलब 16 कैंडिडेट, 8 दूनी 16, तो टोटल मिलाकर 24 में से अगर 16 कैंडिडेट अगर टूट कर चले गए हैं, तो इसका मतलब यह कि इसको अब यहां पर डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, इसको मर्जर माना जाएगा। इनके पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, तो एक तरीका मर्जर हो गया, डिफेक्शन नहीं होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे अभी रिसेंटली, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या था, ये एक तो अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को ये बता दिया 52, ये आप लोगों को याद रखना है, और कई बार रिपीट भी कर चुका हूं, तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। एक और याद रखिएगा जो अभी यहां पर पीसीएस के अंदर पूछा गया था, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पीसीएस पूछेगा, पर लेकिन पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में, जब यहां पर 1/3, तो पहले क्या होता था, अगर 1/3 टूट कर जा रहे थे तो उसको बेसिकली मर्जर कंसीडर किया जाता था पहले, यानी कि 1/3 था यहां पर, ये यानी कि 1/3 मेंबर अगर टूट कर जा रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को, यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर 1/3, ठीक है, तो 2/3 की जगह 1/3, यानी कि अगर यहां पर 1/3 करेंगे तो ये क्या होगा, तो 8 या 24, तो एक तरीके से 8 मेंबर भी टूटकर अगर चले जाते थे तो उसको मर्जर माना जाता था। पर लेकिन ये काफी कम लगा इनको कि यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उन्होंने को लगा कि थोड़ा बड़ा करते हैं, तो उनके द्वारा इसको 2/3 कर दिया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 91, उसके तहत यहां पर किया गया। इसी के चलते लिमिट किया गया साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से बोला गया एम था लिमिट करने का साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तरीके से डिबाट करने के लिए कि डिफेक्टर की जो कंडीशन है वो एक तरीके से न ज्यादा देखने को मिले, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश यहां पर की गई। ये क्वेश्चन अलग से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक और जजमेंट आप लोग याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में भी अगर लिखने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेसिकली की हुता होलहन वर्सेस, ये है जिलचुल, ये बेसिकली जिचू, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, तो ZACHILHU, ठीक है। तो यहां पर ये है जो 1992 का केस आया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर कई सारे ऐसे केसेस जो हैं आप लोगों से पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है।
आप लोग सोचिए जरा, घर में अगर किसी का नाम रख दिया है बेसिकली, ये जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या बोलेंगे इसको, जचीलू, ठीक है, जचीलू, ठीक है। तो बोलेंगे कि बेटा जचीलू इधर आना। तो मतलब किस तरीके से कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है, नाम कई बार कई सारे अजीब रख देते हैं, ठीक है, कई बार देखने को मिलता है। चलिए जो भी है उनकी पर्सनल लाइफ है, पर हाँ ये केस आप लोग जरूर याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग भूलेंगे इसको। इस तरीके से बेसिकली हो गया, यहाँ पर एक माहौल बन गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कोहिटो होलोहन वर्सेस जचीलू का केस था। तो इसके चलते क्या हुआ, एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारे देश में लाया गया है, तो ये गलत नहीं है, ये वैलिड है और आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बोला क्या जा रहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बोलता है पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि एमएलए को और जो एमपी को। पर लेकिन हुआ क्या, कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी भी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बाउंडेशन लगानी पड़ती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी पूरे फंडामेंटल नहीं है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ आप लोग को बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, वरना एक इंसान के फंडामेंटल राइट दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट पर हावी पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिला, ये माना जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बोला गया ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको एक तरीके से वैलिड करार दिया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ सही है। दूसरा यहां पर ये निकल के आया कि एक तरीके से क्या किया गया यहां पर कि जो स्पीकर है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि जो स्पीकर है वो खुद से डिसाइड करेगा कि इसको बेसिकली डिस्क्वालीफाई करना है या फिर नहीं करना है। तो ये एमएलए वाला जब केस निकल कर आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो कई सारे स्पीकर क्या है उसको केस को पकड़कर बैठ जाते हैं और सही तरीके से डिसीजन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लोकल पार्टी के रहते हैं वो, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो यही केस था यहां पर, जिसका नाम आप लोग याद रखेगा, ये है बेसिकली कोहिटो होलोहन और जचीलू, ठीक है। तो इसी केस में क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू का भी बेसिकली कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डिसीजन तो ले लेगा, पर लेकिन जुडिशियल यानी कि कोर्ट जो है उसको रिव्यू करेगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो यहां पर इसके द्वारा सही किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो इसके ऊपर एक प्रतिबंध भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको बोलते हैं, मतलब जिनको बोलते क्या, मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूं जिनको, ये एवरग्रीन टाइप के होते हैं बेसिकली, यानी कि हर एक एग्जाम में कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो इन तरीके के टॉपिक को आप लोग हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये इस तरीके के टॉपिक को लेकर। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ओके। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, इसमें एक स्लोगन के बारे में बात की जा रही है, और जो स्लोगन है इसको बोलते हैं जय भीम। तो इसी के ऊपर एक मूवी अभी यहां पर निकलकर सामने आई, जिसके चलते काफी ज्यादा जो चीजें हैं डिस्कस भी की गई कि जय भीम के नारे को लेकर। तो ये माना जाता है कि जय भीम का नारा जो है यहाँ पर एक नारा था जो कि सांप्रदायिक यानी कि सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिक यानी कि एक पर्टिकुलर सांप्रदाय से रिलेटेड है, पर लेकिन अभी एक पर्टिकुलर एक सांप्रदाय से रिलेटेड नहीं रहा कि ये पर्टिकुलर उस कम्युनिटी से रिलेटेड है, जय भीम वही यूज करेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर सेकंड है, थर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सांप्रदायिक है, तो ये आप लोग देखेगा, तो यहां पर एक तरीके से बोला गया कि वेरियस जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और जो दलित कम्युनिटी है, ये माना जाता था कि उनको उनके लिए इंस्पिरेशन का ये रीजन था, पर लेकिन अभी यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर अभी क्या हो गया यहाँ पर कि ये ऐसा नहीं कि उनके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के लिए यूज किया जाता है जय भीम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही नारा है। कहां से निकल कर आया अभी यहाँ पर ये, अगर पुराने टाइम में आप लोग इसके बारे में बात करें, जैसे कई सारे नारे हैं, ठीक है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसके द्वारा दिया गया, आप लोग बताइए जरा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पास्ट में पूछे गए हैं। अभी पूछ ले आप लोगों से, जय भीम का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो बाबू हरदास के द्वारा ये नारा दिया गया, और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जिनको आप लोग BR यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर, तो इनके द्वारा ये यूज किया गया था एज ए दलित आइकन के तौर पर माना जाता है नॉर्मली। पर लेकिन आज की डेट में ये ऐसा नहीं रहा कि ये दलित आइकन के लिए ही है, कई सारे लोग जो हैं आज के दिन में इसको यूज कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनको सप्रेस किया जाता है। तो इसी के ऊपर यहां पर ये एक तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, इंस्पायर करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, जिनको सप्रेस किया जा रहा है। तो उनको लगता है कि हाँ यार हमारे लिए भी कुछ है, हम लोग भी एक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नारे को यूज करके। तो जो एक्टर सूर्या है, जो उसकी फिल्म है यहाँ पर, उसके अंदर जो नाम है जय भीम, तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, ऐसा कुछ यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला था। इल्वार जो बेसिकली इलिटरेट जो कम्युनिटी है और जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उनके खिलाफ बेसिकली यहां पर ये देखने को मिला था। हुआ क्या है यहां पर, अभी अगर बात करें तो बेसिकली इसमें ये दिखाया गया एक तरीके से पुलिस जो है ना तो वो ढंग से काम कर रही है और जुडिशरी जो है ना वो ढंग से काम कर रही है, ठीक है। तो हुआ क्या था, एक पर्टिकुलर एक ऐसा पर्सन था जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता था, जिसका नाम था यहाँ पर राजकनु, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया और फिर यहाँ पर एक तरीके से गलत कंप्लेन थी, फॉल्स कंप्लेन थी। आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं पर्टिकुलर रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो कई बार क्या करती है यहाँ पर बेसिकली जो पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है, जनता का प्रेशर बन जाता है, तो किसी ने किसी को उठा लेते हैं, मतलब एक शक के दायरे में रखकर बहुत सारे लोगों को उठाकर ले गए।
और फिर कोशिश ये की जाती है, कई बार तो आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि पीट पीट कर उनको ये कोशिश की जाती है कि एक्सेप्ट करा लिया जाए कि ये अपराध तुम्ही ने किया है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब इस पर्सन को गिरफ्तार किया गया, इसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी और वो हेल्पलेस थी, उसके हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा था और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे केस कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जब ये केस निकल कर आया तो इनकी वाइफ जो है एक वकील के पास में पहुंची जिनका नाम था चंद्रू, जिसका नाम यहाँ पर भी सूर्य है। तो सूर्य ने फिर ये केस लड़ा मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में। तो ये जो केस है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इस तरीके से लड़ा गया कि स्टार्टिंग के फेज में, देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा जब यहाँ पर कोई एक पावरफुल आदमी है और एक यहाँ पर गरीब सेक्शन का कोई एक पुअर सेक्शन का कोई आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पावरफुल हो गया, यहाँ पर पुअर हो गया। तो ये जो पी है इस पी पर हावी पड़ जाता है एक तरीके से जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नॉर्मली पड़ ही जाता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बेसिकली राजकुमार की मूवी थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर में, ठीक है। राजकुमार आता है और वहां पर बेसिकली कोर्ट के अंदर आता है, गेट पर खड़ा होता है और यहां पर हल्का सा मतलब घूमता है वहां पर और चला जाता है। तो जजमेंट जो है वो बेसिकली एकदम चेंज हो जाता है। मनी के कहने का मतलब ये है कि जो जज है उसकी खस्ता इतनी हालत हो जाती है, उसकी जो पैंट है एक तरीके से मतलब पूरी बॉडी है उसमें से पसीना चूने लगता है नीचे से, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलेगा और वो तुरंत जजमेंट को चेंज कर देता है, यानी कि इतना खौफ यहां पर दिखाया गया, जुडिशरी का जजमेंट जो है वो तुरंत चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन आज की डेट में, ऐसे तो नहीं कि जज कांपने लगते हैं, पर हाँ पैसा अगर मिलता है तो कई बार ऐसी कंडीशन, कई बार करप्ट तरीके के जो लोग होते हैं, देखिए सब सिस्टम करप्ट नहीं होता है, हर तरीके के लोग हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था तो कई सारे बच्चों के द्वारा बताया गया, कई सारे बच्चों के ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि दिल्ली पुलिस में, यहाँ पर अभी अर्चना के द्वारा लिखा गया, शिवम के द्वारा लिखा गया कि आई एम कांस्टेबल इन यूपी पुलिस। तो यहाँ पर एवरीडे होता है लगभग कई सारे घंटों की, इन्होंने बोलता है कि कई बार कई सारी जॉब करनी पड़ती है। जैसे ये इन्होंने बोला कि देखिए आप लोग बोलते हैं जिनके पास में फुल टाइम है कि सर टाइम नहीं मिलता है। अब जो इंसान 8 से 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जॉब कर रहा है और उसके बाद भी वो अपना टाइम निकालकर दोनों वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से डेडिकेशन आप लोग देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए आप लोगों को भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा ढंग से टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग देखते हैं इनके फादर है दिल्ली पुलिस में, तो ये बोल रही है लगभग कई बार यहाँ पर काफी लंबे समय तक और खासकर फेस्टिवल के टाइम पर घर पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो जॉब अच्छे से करते हैं बहुत सारे लोग, तो हर एक इंसान जो है वो करप्ट नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन फिर भी काफी सारे लोग जो होते हैं वो होते हैं, तो उसकी वजह से पूरा महकमा कई बार एक तरीके से बदनाम रहता है। तो ये काफी ज्यादा इनके द्वारा बताया गया कि जो पुलिस है और जो जज है उनके द्वारा स्टार्टिंग में जो है बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि जो केस है वो हमेशा एक पावरफुल इंसान यानी कि अमीर इंसान के एक तरीके से फेवर में जाए। पर लेकिन जब जनता जब कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि बिल्कुल सच सामने आ गया, उसके बहुत सारे फुटेज वीडियो सामने आ गए, तो फिर यहाँ पर इनको मजबूरन वो केस सुनाना पड़ता है। तो वनरेबल कम्युनिटी जो है हालांकि बाद में जीत गई, पर लेकिन इतना आसान नहीं था जीतना जितना आसान ये हो सकता था अगर करप्ट जो सिस्टम यहाँ पर न होता। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें एक तरीके से यही सारी चीज थी कि स्टार्टिंग से ही कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट जब हमारा देश हो, यानी कि हमारा देश जब आजाद हो, तो जो मार्जिनल कम्युनिटी है यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो हाशिए पर बैठी हुई कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। और एक तरीके से यही सारी चीजें भी एक तरीके से डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये डेमोक्रेसी का फेलियर, एक तरीके से इंस्टीट्यूशन का फेलियर, एक डेमोक्रेसी का कोलैप्स बन सकता है। यानी कि अगर जो एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी ने अगर काम करना बंद कर दिया ढंग से और वो यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से चलने लगी, तो सोचिए क्या क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं। तो इंडियन मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशन है उनको ढंग से काम करना चाहिए, खासकर उस सेक्शन के लिए जो कि डिप्राइव सेक्शन है, ठीक है। और इसी के साथ में एक तरीके से बात करें, एक तरीके से नहीं एक प्रोटेक्ट, एक तरीके से जो बात करें एक तरीके से कि हाँ एक प्रोटेक्ट करें उनका जो सोशल और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अभी अगर बात करें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसको पकड़ा गया, ठीक है। शाहरुख खान ने पूरी टीम लगा दी, दुनिया भर के लोग वहां पर पहुंच गए, जरा सी देर में मतलब बच्चे को निकाल कर लेकर आ गए। आज की डेट में भी दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जिनके पास में बेल तक भी पैसे नहीं है और वो जेल में पड़े हुए हैं उसी पर्टिकुलर ऐसे ही केस के कई सारे मुद्दों के अंदर में, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाहरुख खान के बेटे ने सही किया गलत किया, वो अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन चीजों की लत लग चुकी है। और अभी ये भी बोला गया हमारे देश में कि ऐसे तरीके की लत अगर किसी इंसान को लग जाती है तो उसको जेल में नहीं, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीका पेशेंट हो चुका है। तो वो बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये मैक्सिमम जो खासकर हाई प्रोफाइल सोसाइटी के जो लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके की चीजों को बड़े ही नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन पैसा भी होता है तो निकल भी जाते हैं। पर लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली या हमारे जैसे जो सोसाइटी के लोग होते हैं उन पर ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। सोचो अगर कोई एक बार जेल में चला गया, ठीक है, पॉलिटिशियन जेल में जाता है तो उसकी प्रोफाइल बढ़ जाती है कि भाई साहब ये जेल में जाकर आए, इसको वोट दो, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर हमारे जैसा या आपके जैसा मेरे जैसा कोई इंसान अगर जेल में चला जाए
तो सोचो कि क्या बोलेंगे, ये देखो वीर सर ना जेल में रहकर आए हैं यार, सही इंसान नहीं है, ठीक है। मतलब दुनिया भर की स्टोरीज बन जाएंगी, दुनिया भर की बातें सामने निकल कर आएंगी कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये बताते थे ऐसे कर लो वैसे कर लो, खुद देखो क्या करके निकल के, भले ही वो झूठा केस लगाया गया हो किसी के द्वारा। तो मतलब इमेज इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं कॉमन इंसान की। और वहां पर क्या हो रहा था, जब वो बेटा छुटकर आया, वो जेल से छुटकर आ रहा है, शाहरुख खान के घर के सामने पटाखे फटकाए जा रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये ओलंपिक के मेडल जीत कर आया, इसकी सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, एक केस में पकड़ा गया था, ठीक है। तो ये मतलब देखने में लगता है कि सोसाइटी में कई बार ऐसी चीज जब सामने निकल कर आती है, वो सही है, छूट गया केस में, चलो उसकी आदत थी, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। पहले तो बात ये होगी इतना ज्यादा कि हम लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, फिर भी अगर ऐसी चीजें चल रही हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब मेरी पर्सनल ये यार बातें, अगर किसी को बुरा लगे तो इसको वैसे मत लीजिएगा। मेरा बेसिक पर्पज ये है कि एक क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हमारे बहुत सारे ओलंपिक के प्लेयर आप लोगों ने देखे होंगे जो चौथे नंबर पर आए, पांचवें नंबर, उनका भी इतना सेलिब्रेशन नहीं हुआ जितना यहाँ पर जेल से छूट के आया शाहरुख खान के लड़के का हुआ। तो वो चीज मुझे बड़ी डिफरेंट सी लगी। और मतलब उसके घर के सामने खड़े हुए घंटों तक, अपने जो ओलंपिक के प्लेयर थे, जो खासकर उनके लिए आप लोग इतना सेलिब्रेट करते, तो और आगे आने वाले टाइम में और ओलंपिक प्लेयर निकल के आते। ऐसे सेलिब्रेशन करोगे तो और ज्यादा एक तरीके से जो नशा करने वाले हैं वो सामने निकल कर आएंगे। तो क्या चाहते हो सोसाइटी कैसी रहे? तो आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सभ्य भाषा का यूज कीजिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फिल्म अगर बात करें तो क्रिटिकली अगर देखें तो डेमोस्ट्रेट करती है, इनके एक तरीके से प्रोटेस्ट करती है, बताती है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन जैसे पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, तो कई बार फेल हो जाते हैं जो जनता के राइट को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस टाइम पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस टाइम पर जरूरत है यहाँ पर कि हाँ हम लोग चीजों को देखें कि जो वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है, जिनको पता भी नहीं है कि देश के अंदर संविधान है भी कि नहीं, उनके फंडामेंटल राइट है भी कि नहीं, अगर उनके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार किया जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक सोशल जो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जिसको एलिट ग्रुप आप लोग कहते हैं, खासकर वो एक्सप्लॉइट करता है एक वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी को, तो फिर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये गलत माहौल है इस तरीके से, तो इसको समझना चाहिए। जुडिशरी और पुलिस जो है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली पॉलिटिकल मास्टर के हिसाब से काम नहीं करें। होता क्या है, नॉर्मली पॉलिटिकल मास्टर जो बन गया उसके हिसाब से काम चलता है, ठीक है। तो इसके चलते जो इंटरेस्ट सर्व करते हैं यहाँ पर, ये जो एलिट सेक्शन है, एक जो ऊंचा तबका है, उनके लिए काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। तो जो गरीब है, कमजोर है, जो निराश एक तरीके से वर्ग का डिप्रेस सेक्शन का जो बंदा है या इंसान है, वो काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर फेस करता है। फिर तो जय भीम का नारा अब यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं रह गया, ये हर एक उस कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, एक ऐसे मार्जिनलाइज यानी कि हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटी के लिए आज के दिन में हो गया है, ठीक है। और आज के दिन में इसको जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो यूथ हैं, वो भी यहाँ पर इसको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए यूज करें। तो इस तरीके से इसको समझा जा रहा है। तो ये यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है। ये पूरा आर्टिकल सुनकर आप लोग कैसा लगता है, और ऐसी मूवीज आप लोग जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप लोग अगर पोस्ट पर बैठते हैं किसी डीएम की या फिर आईपीएस ऑफिसर की या फिर कोई भी आप लोग गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठते हैं, चाहे वो नीचे क्लर्क की पोस्ट क्यों ना हो, आप लोगों को इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर होना चाहिए कि हाँ आप लोग जो है सही तरीके से अपनी जो जॉब है उसको सर्व करें, ना कि किसी के प्रेशर में आके, फेवर में आके आप लोग अपने डिसीजन लें। तो ये है बस बेसिकली एक रिक्वेस्ट। और खासकर अगर आप लोग यहां से पढ़कर जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा माहौल बनाएं कि लगे कि हाँ यार ये एसएलवी फैमिली के मेंबर पढ़कर आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात की जाती है यहाँ पर, अभी हमारे देश में 5 साल पूरे हो गए हैं डिमोनेटाइजेशन के। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, हमारे देश के साथ में एक जगह और डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो कंट्री थी वेनेजुला। वो वेनेजुला इतनी बर्बाद हो गई, वो आज के दिन में पनप भी नहीं पाई। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो एक अच्छे लीडर निकले, चीजों को संभाल के ले गए, पर लेकिन वेनेजुला उसको संभाल नहीं पाया, क्योंकि लीडर में एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी। देखिए जब कोई लीडर होता है ना, तो उसमें कई सारी क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी क्वालिटी नॉर्मली मानी जाती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटेलिजेंट जो लीडर होता है, उसके अंदर आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। इंटेलिजेंट अपनी जगह, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि लोग अपनी इमोशन को टैकल करना और दूसरे की इमोशन को भी ढंग से यूटिलाइज करना एक सही डिसीजन लेने के लिए, तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक डीएम बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा जरूरी है, तो ये आप लोगों के अंदर जरूर आना चाहिए। इमोशन में बहकर अगर डिसीजन ले लिया तो बहुत बड़ा नुकसान कई बार पहुंचा देता है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उसमें काफी ज्यादा एक निपुण इंसान आप लोग बोल सकते हैं कि सोसाइटी के समझते हैं कि लोगों को कैसे इमोशनली टैकल कर रहे हैं। तो 500 और 1000 के नोट बंद किए, लोग जो है लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहे, उनको पता है कि उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, पर फिर भी उनको ये लग रहा था कि सब चीजें सही चल रही है, ठीक है। पर लेकिन हुआ क्या, बेसिकली ये लाया किस लिए गया था, बोला गया था कि काफी हिस्टोरिक ये स्टेप है, जो खासकर जो पुअर सेक्शन है और मिडिल क्लास है उनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरीके से काम करेगा। इवन एक चीज वायरल हुई कि 15-15 लाख रुपए जो है वो सबके अकाउंट में पहुंचने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई। बोला गया कि रियल इस्टेट जो प्राइस है, हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें जो है ये लोगों तक पहुंचेगी और इनके प्राइस भी डाउन हो गए। काफी ज्यादा ब्लैक मनी यहाँ पर यूज होती नजर आती है।
फंड जो जाते हैं यहाँ पर स्मगलिंग के लिए या कोई ऐसी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज के लिए, वो भी यहाँ पर रुक पाएगा, ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। और जो ब्लैक मनी लार्ज स्केल पर और काउंटरफिट करेंसी जो है, यानी कि जो नकली नोट मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान की साइड से खासकर काफी ज्यादा हमारे देश में फेंके जाते हैं ये तो उसको भी यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे, क्योंकि नकली करेंसी भी मार्केट से हट जाएगी। तो बोला तो इसलिए गया था, पर लेकिन जब लगा कि ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो फिर इसका पैटर्न 10 करते हुए बोला गया अब किस लिए हो रहा है ये, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पेटीएम जैसी, फ्री चार्ज जैसी, जो मूवी की भी है बेसिकली, डोमिनो पिज्जा, ये ऐसी यात्रा वाली, मतलब ये सारी ऐसी चीजें थी जिनका एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा और काफी लार्ज स्केल पर ये ऐसी चीज थी जो सामने उभर कर आई। ठीक है, डिजिटल पेमेंट हो गया, एजुकेशन में डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं लोग, स्विगी जोमेटो ये सारी चीजें ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं, ब्रेक ये बेसिकली बिग बास्केट वगैरह ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है ऑनलाइन सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ गया। देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक टाइम ऐसा था कि कोई इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था कि ऑनलाइन सामान खरीद ले, यार पता नहीं कैसा सामान आएगा। इवन आप लोग खुद भी देखिए अपने आसपास मिडिल सोसाइटी में, गांव में अगर जाएंगे, आज के टाइम भी अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूं कि एक ऑनलाइन कुछ सामान मंगा लेते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे कि पता नहीं कैसा सामान आएगा, खुद जाके लेके आते हैं। फील होती है ना जो सामान को खुद से टच कर अपनी मेहनत की कमाई का पैसा देना दुकानदार को, उसमें एक अलग ही मजा है। ठीक है पर लेकिन एक ऐसा सामान जो अगर आ गया, पता चला आप लोगों ने चेक भी नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। पर लेकिन कई सारी ई कॉमर्स जो कंपनी है अभी यहाँ पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी इन चीजों को काफी अच्छे से समझ रही है और जनता की जो रिक्वायरमेंट है उनका ध्यान रखते हुए इन चीजों को आगे लेकर आ रही है। तो फिलहाल पहला तो हुआ डिमोनेटाइजेशन, जब यहां पर 50 और 1000 के नोट बंद किए गए, और दूसरा हुआ यहां पर अभी कोविड-19। इन्होंने ये ऑनलाइन बिजनेस का पैटर्न जो है वो चेंज करके रख दिया, पूरा ऑफलाइन की कमर तोड़ के रख दी। तो इसके चलते अभी फिलहाल जो है जितने भी ऑनलाइन बिजनेस निकल कर आ रहे हैं वो काफी लार्ज स्केल पर फल फूल रहे हैं, और उसमें एजुकेशन जो है वो काफी ह्यूज एक बिजनेस की तरीके से सामने निकल कर आया, जिसमें सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन भी आज के में ऑनलाइन अपना ला कर रख चुके हैं सारा जो सिस्टम है। पर इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग देखोगे, जो अगर उनकी फीस देखोगे, फीस में कोई चेंज उनके द्वारा मैक्सिमम नहीं किया गया। आज की डेट में 1.5 लाख या फिर 1.8 लाख, इवन 2 लाख तक जो फीस जो है वो यहां पर ली जा रही है। तो ये देखने को मिलेगा। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, जो कि समझने वाला है कि जनता तक अगर चीजें पहुंचानी है तो वो अफोर्डेबल थोड़ा करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन में कंपटीशन अच्छा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कंपटीशन की वजह से, तो ये कई सारी चीजें निकल कर आती है। तो डिमोनेटाइजेशन के कुछ अच्छे भी इंपैक्ट हुए और कुछ बुरे भी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिले। तो अच्छे इंपैक्ट तो बोला था कि जो मनी हो जाए ये हो जाएगा, वो तो नहीं हुए, पर हाँ ये है कि लोगों की जिंदगी जो है अब थोड़ी कुछ आसान हो गई है इन सब चीजों की वजह से। मान लीजिए कोई दूर दराज वाले इलाके में बैठा है और उसको ऑनलाइन कुछ चाहिए था, ठीक है, वो पहले दुकानों पर घूमता रहता, अब उसको पता है कि उस दिन चाहिएगा सामान, तो अपना पहले ऑर्डर कर दे, तो 3, 4, 5 दिनों के अंदर उसके घर सामान पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़े मुद्दे होते हैं। आप लोगों ने देखा कितने सारे लोगों तक किताबें पहुंची। ठीक है, तो वो सारे लोगों तक जो किताबें पहुंचाई गई थी वो सारी ऑनलाइन के थ्रू ही पहुंचाई गई थी यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, मैक्सिमम जो सारी चीजें किताबें गई वो अमेजन के थ्रू मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। तो ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हो पा रही है? पहले तो ये पॉसिबल नहीं थी, पता चला स्पीड पोस्ट करने जा रहा हूं डाकखाने में, पहले तो मेरा दिन वहीं पर ही खराब हो जा रहा है, फिर आप लोगों तक वो किताब जा रही है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिंदगी भी सुगम हुई है। तो डीमोनेटाइजेशन के कई सारे इंपैक्ट यहाँ पर इनके द्वारा गिनवाने की कोशिश की गई है। टॉपिक देखिए काफी पुराना है, पर लेकिन कई बार ऐसे अगर 5 साल पूरे हो रहे हैं तो कुछ चीजें आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें आप लोग देखते हैं। पोस्ट कोविड-19 अभी इंपैक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो अगर देखिए ऑनलाइन चीजें होती है ना, अगर जिस तरीके से मान लीजिए किसी यूएसए के अंदर या फिर कहीं पर जापान अंदर कुछ घटना घटी, अगर यहां पर ऑनलाइन चीजें हैं तो फटाफट आप लोगों के पास में खबर पहुंच जाएगी। पर लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होता तो खबर आती है आप लोगों के पास में 1 हफ्ते बाद में कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है जापान के अंदर में। ठीक है, पर लेकिन अभी क्या लगता है आप लोगों को, ये लगभग 7 मिनट के अंदर, मतलब 7 दिन में आ रही तो 7 मिनट में पहुंच जाती है। तो ये फास्ट बढ़ा दिया, लोगों की जिंदगी जो है फास्ट कर दी है थोड़ी सी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे आप लोग चेंज बोल सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक सिंगल चेंज तो नहीं है, पर हाँ ये कि हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। ओके, अभी यहां पर ये जो मुद्दा है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये कहां पर चल रही थी? तो याद रखना ये ग्लासगो में चल रही है। ठीक है, ग्लासगो कहां पर है? ये यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। यूके कहां पर है? तो ये वही है जहां पर था, अभी वहां से चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वहीं पर ही है। ठीक है, जो कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां से बन जाएंगे एग्जाम में, हमारी कंट्री के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हम लोगों ने बोला है कि नेट जीरो जो है 2070 तक हम लोग करेंगे। चाइना ने 2060 तक बोला है, बाकी यूरोप की बहुत सारी कंट्री जो है वो 2050 तक बोल चुकी है। ठीक है, तो नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि हम लोग जितने पेड़ काटेंगे उतने ही पेड़ लगाएंगे, तो इसको नेट जीरो बोलते हैं। यानी कि जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतनी ही ज्यादा भरपाई करेंगे, इसको नेट जीरो बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना एमिशन करेंगे उतना ही ज्यादा उसका अल्टरनेटिव हम लोग क्रिएट करेंगे, ताकि उसको कंज्यूम किया जा सके, मतलब उसको वहां से निकाला जा सके। ठीक है,
ये मुद्दा है हमारा। इसी के साथ में रिड्यूस करने की बात की जा रही है। टोटल जो यहां पर प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन है उस प्रोजेक्टेड उसको भी कम किया जाएगा, खासकर 1 बिलियन टन यहां पर स्टार्टिंग नाउ टिल 2030 तक, 2030 तक का। और 2030 तक का आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, तो उसके तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। इंक्रीजिंगली रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखिएगा, ये भी आप लोग से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हमारी कंट्री का टारगेट था 450 गीगावाट का। 450 गीगावाट का टारगेट कब तक था? ये 2030 तक था। अभी यहां पर इसके अंदर +50 कर दिया गया है। +50 कर मतलब क्या हो गया? अब हमारा जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का हो गया। कब तक है? ये 2030 तक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। रिड्यूस करेंगे कार्बन की जो इंटेंसिटी थी यहां पर, यानी कि जिस इंटेंसिटी से कार्बन निकल रहा था उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप लोग एक मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए हैं, कोई मेट्रो स्टेशन ए है, ठीक है। तो वहां से एक मेट्रो आ रही है, यहां पर ये आ रही है 15 मिनट में, ठीक है। दूसरी मेट्रो फिर 15 मिनट में, पर लेकिन पता चला 10-10 मिनट में मेट्रो आ रही है, फिर पता चला 5-5 मिनट में मेट्रो आ रही है। तो मेट्रो की जो इंटेंसिटी यहां पर बढ़ गई आने की, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के कंजप्शन को यहां पर 50% तक। ये भी बोला गया कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? अगर आप लोग देखिए तो बेसिकली कोयला काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज की डेट में भी हम लोग कोयले के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भी ये निकल कर आ रही है, जब से आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना कोविड-19 लगा, तो उसने कोयले को और ज्यादा अलग तरीके से जनता के सामने रख दिया है। यानी कि कोयला जो है वो अभी लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर कर ले, क्योंकि कोयला अभी ज्यादा और इंपॉर्टेंट यहां पर बना दिया है, खासकर जल्दी से रिकवर करने के लिए। तब तक रिन्यूएबल एनर्जी को तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां पर कोयला है वो और ज्यादा यूज करें। और इंडिया ने का तो टारगेट भी है कि 2040 तक हमारी कंट्री में कोयले का जो यूज है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और आप लोगों को पता है जब कोर इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे, कोयला जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 10% वेटेज रखता है यहां पर। ये तो कोर इंडस्ट्री में टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है। और कोर इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि बिल्कुल कोर है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। कोयले के बिना काम नहीं चलेगा देश का, क्रूड ऑयल के बिना, कच्चे तेल के बिना काम नहीं चलेगा, नेचुरल गैस के बिना काम नहीं चलेगा, रिफाइनरी के बिना काम नहीं चलेगा, स्टील के बिना काम नहीं चलेगा, सीमेंट के बिना काम नहीं चलेगा, फर्टिलाइजर के बिना काम नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर इनके वेटेज के बारे में कई बार पूछे जाते हैं। रिफाइनरी का जो वेटेज है यहां पर ये बेसिकली 28% है पहले नंबर पर, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिसिटी और तीसरे नंबर पर आता है स्टील, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है यहां पर बेसिकली कोयला। पांचवें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है क्या? क्रूड ऑयल। छठे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नेचुरल गैस। सातवें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सीमेंट। और 8वें नंबर पर देखने को मिलेगा फर्टिलाइजर, ठीक है। तो घुचड़ मुचड़ हो गया, ओके। तो याद रखना इसके बारे में। तो यह बेसिकली इसके बारे में तो आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में अभी अगर बात करें तो कोयले की जो क्वांटिटी है वो आने वाले टाइम में भी ये बढ़ने वाली है। तो इससे क्या होगा? इससे कई सारे इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जो वेदर का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। इसी के साथ में इंक्रीज होगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट, लोकल जो लैंड डिग्रेडेशन होगी और लॉस ऑफ द वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी बड़े चेंज है। नेक्स्ट यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें, ठीक है, एनर्जी यूज के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस, कंज्यूमर, ये सारी चीजों पर भी इंपैक्ट निकल कर आएगा। तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। कोयले के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इनके बारे में याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस, या फिर इसके यहां बोलेंगे लिग्नाइट। अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाता है, हीट बढ़ती जाती है, तो कोयला अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का है और पिट कोयला जो है वो सबसे बुरी क्वालिटी का है क्वालिटी का है, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में समझिएगा, लिग्नाइट हो गया और बिटुमिनस हो गया। तो जैसे जैसे हीट और प्रेशर बढ़ेगा अच्छी क्वालिटी का होगा, इसको जलाने पर ज्यादा हीट मिलेगी। तो ये एक अच्छी क्वालिटी के कोयले और बुरी क्वालिटी के कोयले के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे देश में कोयला अगर आप लोग से पूछ ले सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो 4 सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाले राज्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा। 4 के 3 रख लीजिए कम से कम, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जो मैंने आप लोग को बताया भी था, ठीक है। तो यहां से हो गया झारखंड, फिर हो गया उड़ीसा और फिर हो गया छत्तीसगढ़। तो ऐसे ट्रायंगल आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। तो लगभग हमारी कंट्री का 70% कोयला जो है वो यहां से निकल कर आता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी इन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो अभी जो मुद्दा सामने निकल कर आया, तो कैसे चीजों को टैकल करना है, कैसे यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना है। टेम्परेचर को बोला जा रहा है, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इसी पैटर्न में हम लोग चलते रहे तो आगे आने वाले टाइम में नहीं टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल कर पाए। तो अभी हम लोग 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड से ओनली टेम्परेचर। तो इसी तरीके से अगर ये 1.5 हो गया, 2 हो गया और इससे ऊपर चला गया तो और ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे, गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों की जॉब जाएगी, भूखमरी और जो कुपोषण के शिकार और ज्यादा लोग होंगे, बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी, पानी की शॉर्टेज और फूड की शॉर्टेज यानी कि पानी की कमी और फूड की कमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारा एक स्लाइड जो है इसमें कॉज, इफेक्ट और इंपैक्ट ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा आंसर आप लोग यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी ही प्यारी ये स्लाइड है, ओके।
तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक छोटी सी न्यूज मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, बायोगैस, तो इसको भी यूज करने की बात की जाती है ऑल्टरनेटिव के तौर पर। तो इसके कई बार आप लोगों से यहां पर कंपोनेंट पूछ ले जाते हैं, कंपोजिशन। तो मेथेन CH4 सबसे ज्यादा होती है, इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर CO2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और ऑक्सीजन। तो ये इसके कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक है, कई बार जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ को। ये बेसिकली राफेल मुद्दे के बारे में बात कर रही है। तो क्या बात कर रही है, तो यहां पर इससे आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। तो समझते हैं यहां पर राफेल के बारे में। राफेल जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर जो यहां पर एक ये जहाज निकलकर सामने आया। तो राफेल कंपनी है, बेसिकली राफेल है फ्रांस, ठीक है। तो यहां पर फ्रांस का है जिसका नाम रखा गया, तो डेजोल्ट जो एविएशन है उसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था बेसिकली स्टार्टिंग में, ठीक है। किसके लिए, फ्रांस की नेवी के लिए। इंडिया के द्वारा एक डील साइन की गई थी यहां पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट डील मानी जाती है स्टार्टिंग में, और प्राइवेट प्लेयर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो डील जो थी वो 2007 में साइन की गई थी, और उस डील में ये माना गया था कि लगभग 136, याद रख 136 या 126 थे शायद, ठीक है, 126 थे यहाँ, हाँ 126 थे यहाँ पर, ठीक है। तो 126 जो है यहाँ पर, ये बेसिकली मीडियम जो मल्टी रोल कम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को बेसिकली दिए जाएंगे। ये डील यहाँ पर साइन की गई थी। आगे चलकर लगा ये डील जो है वो काम नहीं करेगी, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली 36 राफेल की यहाँ पर डील साइन होगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ये डील साइन होगी, पहले प्राइवेट पार्टी थी वो पार्टिसिपेट करी थी, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट आ गई और बोला गया कि अब ये यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हो गया, यानी कि इसको IGA बना दिया, यानी कि फ्रांस की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो गया। फिर ये एग्रीमेंट हुआ 2016 में, ठीक है। तो 2016 में एग्रीमेंट हुआ, और पहले वाला जो एग्रीमेंट था उसको क्रैश कर दिया गया, उसको क्रैश एक तरीके खत्म कर दिया कि वो नहीं रहेगा। तो ये जो सेकंड एग्रीमेंट हुआ, ये भी माना जा रहा है कि ये भी ढंग से नहीं हुआ, इसके अंदर भी कई सारी खामियां देखने को मिलेगी। पहले वाले को तो बेसिकली ये बोल दिया गया था कि जो आज की डेट में हमारी जो कंट्री की जो मिलिट्री है, यानी कि कैग है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई, उसने ये बोला कि आज की डेट में जो हमारी कंट्री में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया जाता है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग सामान खरीदते हैं, वो सही पैटर्न में ये यहाँ पर यूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो कई सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आई। तो मुद्दा है बेसिकली कहां से क्या क्या है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। ये है बेसिकली इंडियन एयरफोर्स रिसीव कर चुकी है इसका फर्स्ट बैच। ये 2 इंजन का एक मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में बेसिकली कई सारी चीजें, स्पीड इतनी है, वेट इतना, ये तो कौन ही पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। ये काफी एक तरीके से ग्राउंड सपोर्ट, एरियल एक तरीके से मतलब एरियल के पॉइंट ऑफ से, डेप्थ के पॉइंट ऑफ से, इंटरसेप्शन के पॉइंट ऑफ से, और न्यूक्लियर डिटरेंस के पॉइंट ऑफ से, तो इन सब में कैपेबल है। एक काफी हाई प्रोफाइल का आप लोग यहाँ पर ये एक जेट बोल सकते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बात की जा रही है कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा बुरी हालत देखने को मिल रही थी ऑलरेडी, रही सही कसर पूरी कर दी यहां पर, जब यहां पर आग लगी हॉस्पिटल के अंदर में। तो उसी के चलते यहां पर ये इशू बन गया, कई सारे हॉस्पिटल में अभी आग लगी, और मैं आप लोगों को डेटा बताऊं तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। अभी रिसेंटली यहां पर बेसिकली लगभग यहां पर कितने, लगभग मुझे लग रहा है शायद 100 के करीब शायद लोग थे जो यहाँ पर इंजर्ड हुए थे, उसकी वजह से 120 के करीब शायद लोग थे जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है, 120 के करीब, ठीक है। तो ये केस निकल कर आया था मुंबई के अंदर में, उससे पहले एक यहाँ पर अहमदनगर के अंदर निकल कर आया, महाराष्ट्र के अंदर ही, ठीक है। इससे पहले भोपाल के अंदर भी केस देखने को मिले, जहाँ पे इन्फेंट छोटे छोटे बच्चे थे हॉस्पिटल के अंदर, उनकी जान चलेगी। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पिछले कुछ टाइम में दुनिया भर के लोगों की जान गई है। इससे पहले भी जो NCRB की रिपोर्ट के बारे में बात करें, 330 लोगों की जान गई थी 2019 में, पर लेकिन अभी जो है काफी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। लीडिंग जो कोज है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर में, ठीक है। और खासकर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो है ICU, जो कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कराई जाती है ना, तो उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से जो आग लगती है, हाई इंटेंसिटी ऑक्सीजन रहती है तो तुरंत आग पकड़ लेती है। तो ये दिक्कत काफी बड़ी देखने को मिलती है। तो ये मुद्दा काफी बड़ा हुआ। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये बेसिकली म्युनिसिपैलिटी जो है जहां पर हॉस्पिटल होते हैं, तो ये शेड्यूल 12 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 243 ये है बेसिकली बात करते हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर मॉडल बिल्डिंग, बात करें यहाँ पर मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 में यहाँ पर लाया गया कि किस तरीके से चीजों को आप लोग लेकर चलना है, कैसे एक तरीके से जो डेवलपमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो कैसे चीजों को लेकर चलेगी। तो इनके द्वारा भी सर्कुलर इशू किया गया, पर लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं करता है। ऑफिसर जो रहते हैं रेस्पॉन्सिबल, वो भी यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं चीजों को, ढंग से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लैक ऑफ जो यहाँ पर यूनिफाइड सर्विस आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। इनएडुकेट मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं रहते हैं ढंग से, इसी के साथ में फंडिंग ढंग से नहीं मिल पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं होती है, और रही सही कसर जो है वो लोगों को नहीं पता होता है कि कंडीशन ऐसी हो तो क्या करेंगे। तो कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये डबल बर्डन पड़ जाता है हेल्थ के ऊपर, ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से लोग जूझ रहे हैं। तो ये एक नया और बुरी इरिटेट करने वाली चीजें सामने निकल कर आती है, ठीक है।
तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किए जो आर्टिकल थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, ये आर्टिकल थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा प्रीलिम्स फोकस के अंदर में, ठीक है। मैं आप लोगों को जो अभी ये जो वीडियो सुनाने जा रहा हूं ये पूरा सुनिएगा डिटेल में, क्या पंगा था, और फिर इसके बाद में आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ओके, काफी बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यानी कि सांसद, या फिर जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपी भी बोलते हैं, उनकी सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी। और इसी के साथ में जो एमपी लेड फंड होता है एक तरीके से, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसको भी 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। सैलरी 1 साल के लिए 30% की कटौती की जाएगी, और ये जो फंड है 2 साल के लिए बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसके बारे में तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। ये जो इस तरीके का स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है, अपोजिशन इसका क्रिटिसिज्म क्यों कर रही है, क्योंकि अपोजिशन तो बोलते हैं ना हम लोग कोविड-19 में आपके साथ है कई बार, पर लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अपोजिशन क्यों इसको क्रिटिसाइज कर रही है वो जानेंगे। एमपी लेड स्कीम क्या है, किस तरीके से यहां पर पैसा दिया जाता है, और कैसे कैसे वो पैसा किन किन एरिया में खर्च किया जाता है वो भी हम लोग जानेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि मान लीजिए कोई लोकसभा में या फिर कोई राज्यसभा में, वो कहां कहां पर अपना पैसा खर्च कर सकता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत कुछ जानने के लिए इस लेक्चर के अंदर, जो कि आप लोग को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा एग्जाम के साथ साथ में। और इसी के साथ में जो पॉलिटी वाला आप लोगों का लेक्चर होता है उसमें भी खासकर ये ऐसी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले ये समझते हैं आखिर न्यूज में किस लिए है। हमारी कंट्री में जो कैबिनेट है उसके द्वारा मंडे को डिसीजन लिया गया कि 30% का कट किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है उसमें, और इसी के साथ में 2 साल तक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड है या फिर स्कीम आप लोग बोलिए, इसको भी यहां पर बिल्कुल जो है उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं दिया जाएगा। और जो भी फंड यहां से बचेगा उसको फिर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज जिसको आप लोग बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए खर्च यहां पर किया जाएगा। किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई यहां पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा। उनके द्वारा बोला गया ये जो फंड होगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जिसका यूज किया जाएगा कोरोना वायरस डिसीज के साथ में लड़ने के लिए। ये स्टेप उठाने के लिए आखिर कहां पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस यहां पर बोल दिया और उससे काम हो जाएगा। तो इसी के चलते यहां पर जो कैबिनेट के द्वारा जो कैबिनेट मीटिंग चेयर की गई है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, उसमें यहां पर एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस अप्रूव किया जाता है तो ये जो पावर होती है आर्टिकल 123 के अंदर ये पावर होती है। अगर हम लोग स्टेट के बारे में बात करते हैं तो ये आप लोगों को बताना है कौन से आर्टिकल में ये पावर होती है। ये ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पॉलिटी में सारी चीजें आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर जो है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के हिसाब से अगर बात करें हम लोग यहां पर, तो 30% के करीब आप लोगों को देखने को मिला है। यहां पर ये कट इसमें किया गया है, यानी कि सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 यहां पर ये इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ये ऑर्डिनेंस लाके, जिसके चलते 30% का कट किया जाएगा 1 साल के लिए। और इसी के साथ में यहां पर जो ये साल होगा 2020-21 यानी कि जो फिलहाल अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा ये स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक चलने वाला है, तो इसमें तो सैलरी कट की जाएगी। और बाकी का जो यहां पर एमपी लेड है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड है वो 2020-21 यानी कि इस साल के लिए और 2021-22 यानी कि अगले साल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये फंड कितना होता है, ये 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और स्टार्टिंग से ही 5 करोड़ नहीं थे, स्टार्टिंग में कम थे, फिर आगे आगे इनको बढ़ाया गया। उसके बारे में जब डिस्कस करूंगा, जब इस स्कीम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले यहां पर जानते हैं आखिर क्या क्या बातें यहां पर चल रही हैं। फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 5 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं जिस तरीके से हर साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ताकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो सिलेक्ट होकर आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरीके से डेवलपमेंट का काम कर सकें। पर लेकिन अभी भी यहां पर काफी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, महामारी है, उससे लड़ने के लिए इस फंड को यूज कर रहे थे। तो अभी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया ये जो फंड है जो टोटल इकट्ठा यहां पर होगा इस पर्टिकुलर स्टेप उठाने से, तो यहां पर बोला गया 7,900 करोड़ रुपए यहां पर ये इकट्ठा किया जाएगा। और इसी के साथ में यहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, और इसी के साथ में जो ऑल गवर्नर है स्टेट के, उनके द्वारा भी यहां पर ये जो फंड है एक तरीके से उनका भी कट करने की बात की जा रही है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग समझिए इनके द्वारा यहां पर एक तरीके से ये स्टेप अपने ऊपर अपने द्वारा उठाया गया है कि इनका भी जो फंड है यहां पर ये कट किया जाएगा और ये सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, जिससे फिर इसको यूज किया जाएगा कोविड-19 के साथ में फाइट करने के लिए। तो ये जो स्टेप यहां पर उठाया जा रहा है, इस स्टेप को लेकर यहां पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई।
हालांकि देखिए स्टार्टिंग में तो ये बोला गया कि पहले इनके अलाउंसेस वगैरह जो इनको दिए जाते हैं, इनके एक तरीके से जो राजाओं वाली जिंदगी ये जीते हैं उसमें भी कट किया जाएगा, पर लेकिन बाद में यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्लैरिफाइड किया गया कि उसमें कोई कट नहीं किया जाएगा, कोई भी अलाउंस वगैरह जो है वो ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई कटौती उसमें नहीं होगी, ना ही किसी पेंशन में कटौती होगी जो कि एक्स एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। जो ये कट होगा ये कहां पे होगा, ये जो इनको 1 लाख सैलरी दी जाती है मंथली उसमें कट होगा, यानी कि 1 लाख की सैलरी की जगह अब इनको 70,000 सैलरी जाएगी, 30,000 रुपए यहां पर कट किए जाएंगे। तो ये यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। जो ये एक्ट है इसके हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर जो सैलरी है आज के डेट में 1 लाख में से कट होगा, यहां पर 70,000 सैलरी दी जाएगी, बाकी का जो यहां पर जाएगा ये चला जाएगा एक तरीके से कोविड-19 के लिए, पर लेकिन जो अलाउंसेज है जो भी इनको फैसिलिटीज मिलती हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू दी जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है ऐसो आराम में कोई कमी नहीं आएगी, बस सैलरी का एक छोटा सा पोर्शन कट होगा। अगर यहां पर बात करें आखिर अपोजिशन इसके अपोजिट में आकर क्यों खड़ी हो गई, क्या अपोजिशन को नहीं लग रहा है कि ऐसी हरकत अगर वो करेंगे तो एक तरीके से जो जनता है उनको क्रिटिसाइज करेगी, तो अपोजिशन यहां पर अपना पक्ष रख रही है और उनका बोलना यह है कि देखिए सैलरी में से आप लोग कट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है आप लोग कट करिए, पर लेकिन जो एमपी लेड फंड है आप लोग इसको अगर एक तरीके से सस्पेंड कर रहे हैं तो ये तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि हमको ये फंड दिया जाता है ताकि हम लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर इसको खर्च कर सकें, और एक तरीके से ये तो हमारे जो रोल है और जो फंक्शन है उसी को यहां पर रोक दिया आप लोगों ने। आखिर ऐसे इनके द्वारा क्यों बोला गया है, इसके पीछे आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है अगर वो फंड को यूज करेगी तो लोग क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है और एक तरीके से गवर्नमेंट के फेवर में सारी चीजें जाएंगी, पर लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खर्च करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो अपोजिशन की पार्टी के भी है, अगर वो अपने एरिया में इस पैसे को खर्च करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक तरीके से उनका नाम होगा कि हाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर खर्च कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो अपोजिशन है वो इसी को लेकर टेंशन में है कि अगर हम भी यहां पर कुछ काम कर पाते, हमारा भी थोड़ा नाम होता, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको भी आगे चल के वोट लेना है, तो लोग तो ये कहेंगे कि सारा काम आज के डेट में गवर्नमेंट कर रही है, इस तरीके से तो हमारे तो रोल ही खत्म हो गए, यानी कि हमारा तो कोई काम ही नहीं रहा, सारा काम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर ये बात इनके द्वारा बोली जा रही है, जबकि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जो वो फंड है वो यूज करेंगे किसके लिए, कोविड-19 के साथ में फाइट करने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपोजिशन सही है या फिर गलत है? आप लोग अपनी राय नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाया गया ये सही है या फिर अपोजिशन सही बोल रही है? तो आप लोगों को क्या लगता है यहां तक जो अब तक आप लोगों ने लेक्चर सुना है? आगे बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। यही वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर लिखिए, क्योंकि आगे जो बताने जा रहा हूं उससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, फिर तो आप लोग लिख ही देंगे, पर लेकिन इससे थोड़ा पहले आप लोग बताइए आप लोगों को यहां तक सुनने में क्या लगा। आखिर अपोजिशन क्यों टेंशन में है? अपोजिशन इसलिए टेंशन में है क्योंकि देखिए यहां पर एक तरीके से पक्षपात किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर सारा फंड वो यूज करेगी। कैसे? जैसे कि अभी यहां पर उदाहरण देकर समझाया भी गया है। सेंटर के द्वारा 157 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किसके लिए? केरला के लिए। केरला के लिए 157 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 314 केस कोविड-19 के आ चुके हैं, तो इसको बोला गया है डिजास्टर रेस्पॉन्स मिटिगेशन फंड टू केरला। तो 157 करोड़ रुपए दिए 314 केस पर, जबकि गुजरात में ओनली 122 केस आए हैं और वहां पर 662 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, यानी कि 314 केस पर 157 दिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, पर लेकिन यहां पर 122 केस पर 662 करोड़ रुपए दे दिए। रीजन क्या है? यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यह पक्षपात यहां पर किया जाएगा। तो एमपी लेड के एलोकेशन में भी फिर यही चीज देखने को मिलेगी, जहां जहां पर खुद की गवर्नमेंट है वहां पर फंड ज्यादा दिया जाएगा, और जहां पर अपोजिशन की गवर्नमेंट है वहां पर फंड जो है वो कम दिया जा सकता है। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात बोल रहे हैं अपोजिशन के लीडर की हमारे साथ में ऐसा पक्षपात यहां पर होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है और हो सकता नहीं है, यहां पर हो रहा है, तो इसलिए यहां पर जो ये और ज्यादा चिंता में आ गए हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और ऐसा नहीं है यहां पर ये काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस जब अपने टाइम पे होती है वो भी ऐसी हरकतें करती है, तो ये होता ही है कि अपोजिशन वालों को थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। बाकी इस स्कीम के बारे में जानते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है एग्जाम में, और वैसे भी पता होना चाहिए, क्या पता आप में से कोई आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए तो अपनी क्या क्या पावर रहेगी आप लोगों के हाथ में, उसकी एक थोड़ी सी झलक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसके लिए यहां पर फंड स्टार्ट किया गया था, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। लोकल एरिया मतलब जिस एरिया से नॉर्मली वो निकल के आते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए उनको यहां पर फंड देने की बात की गई थी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में सांसद बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं, तो इसी के नाम पर इसका एमपी लेड स्कीम नाम रखा गया है।
ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी, स्टार्ट की गई थी, ये 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। और स्टार्टिंग में ये जो आती थी ये स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। यानी कि जो ये वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, यानी कि गांव के एरिया का डेवलपमेंट, इसके अंदर में आती थी। पर लेकिन आगे चलकर इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में डाल दिया गया इस स्कीम को। तो आज की डेट में ये स्कीम किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये कंफ्यूजन डालने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। कौन सी गवर्नमेंट थी जब इसको लॉन्च किया गया? तो गवर्नमेंट थी यहां पर पीवी नरसिम्हा राव जी की, जब इसको लॉन्च किया गया था। अब यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि पैसा कैसे कैसे खर्च किया जाता है। जो राज्यसभा के एमपी हैं वो एनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं जहां से उनका इलेक्शन हो गया है, जिस स्टेट से। यानी कि जो राज्यसभा के एमपी हैं वो यहां पर चूज कर सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट में से उनका इलेक्शन होकर आया है। अगर बात करें नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में, तो नॉमिनेटेड मेंबर क्या करेंगे? लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, वो कंट्री में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हैं एनीवेयर इन द कंट्री। तो यहां पर 2 मेंबर तो हो गए लोकसभा के, जिनको एंग्लो इंडियन आप लोग बोलते हैं, और 12 मेंबर हो गए यहां पर राज्यसभा के, जो कि चुनकर आते हैं, नॉमिनेटेड होकर आते हैं। तो टोटल मिलाकर 14 मेंबर ऐसे हैं जो कि पूरी कंट्री में कहीं पर भी एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं एमपी लेड स्कीम के तहत। और जो राज्यसभा के एमपी है वो कहां पर चूज करेंगे? वो स्टेट में कहीं पर भी चूज कर सकते हैं। और अब बात आती है लोकसभा के मेंबर के बारे में, तो लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर इसको चूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चूज कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी इनके इलेक्शन कैसे होते हैं आप लोग समझ जाएंगे जब आप लोग पॉलिटी के लेक्चर देखेंगे। पॉलिटी में बड़े डिटेल में पढ़ा रखी है मैंने सारी चीजें, आप लोगों को पता है कि 180 के करीब लेक्चर है वहां पर पॉलिटी के, तो सारी चीजें डिटेल में है। तो जो भी कंफ्यूजन होगा सर्च कर देख लीजिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ में जो एमपीज होते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं 25 लाख पर ईयर का आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आउटसाइड भी जाकर ये काम कर सकते हैं। अगर कहीं पर नेशनल यूनिटी की बात की जा रही है, हार्मनी या फिर फर्टर्निटी की बात की जा रही है, यानी कि देश में हार्मनी बनाना या भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर कोई काम करना है, तो ये बाहर भी जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से काम कर सकते हैं 25 लाख तक का हर साल। तो कोई रोक नहीं है इसके ऊपर। जब 1993 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस टाइम पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे। फिर 1998 और 1999 में इसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर आगे इसको बढ़ाकर जब यहां पर 2011-12 में इसको 5 करोड़ रुपए कर दिया गया पर ईयर, यानी कि अगर 5 साल तक रहते हैं तो इस तरीके से 25 करोड़ रुपए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाएंगे अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए। तो 2011-12 से अब तक का जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ये 2020 में लेक्चर, तो 25 करोड़ रुपए यहां पर इनको मिलते हैं एक जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यहां पर रहते हैं। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, ये जो फंड है ये डायरेक्टली एमपी के अकाउंट में नहीं जाता है। अगर ऐसा होता तो फिर जनता तक कुछ पहुंचता ही नहीं। ये जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी कि जो डीएम होते हैं उनके पास में पैसा पहुंचता है। यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसा पहुंचता है, बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं। और फिर वहां से उनके आदेश आते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कि इस एरिया में जाकर ये डेवलपमेंट करा दो। तो एक तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अथॉरिटी रहती है उनके पास में पैसा पहुंचा और फिर आदेश यहां से निकल कर आता है कि ये पैसे को ऐसे खर्च कर दो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, यानी कि अगर अब की बार 5 करोड़ आ गए और आप लोगों ने इसमें से 1 करोड़ खर्च किया तो 4 करोड़ बच गए, तो अगले साल फिर 5 करोड़ आएंगे, तो 5 करोड़ 4 करोड़ में जुड़कर 9 करोड़ हो जाएंगे। आप लोगों ने इसमें से 2 करोड़ खर्च कर दिए तो 7 करोड़ रह गए। नेक्स्ट तीसरे साल में फिर 5 करोड़ आएंगे तो 5 करोड़ जुड़कर 12 करोड़ हो जाएंगे। आपने फिर इसमें से 1 करोड़ खर्च किया, 11 करोड़ रह गए, 5 करोड़ और आगे तो आप लोगों के लिए 16 करोड़ हो जाएंगे। तो ये नॉन लैप्सेबल है, ऐसा नहीं है कि साल चेंज होने पर ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कंटिन्यू जुड़ता चला जाता है। 5 टॉप स्टेट कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा फंड यूज किया गया है? तो यह तेलंगाना में सबसे ज्यादा फंड यूज किया गया है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरला और वेस्ट बंगाल ये टॉप राज्य है जहां पर हाईएस्ट जो मेंबर ऑफ ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड यूज किया गया, रिलीज किया गया, यूटिलाइज किया गया है। बॉटम राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे कम यूज किया गया है? यह उत्तराखंड, त्रिपुरा, इसी के साथ में झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा, ये वो राज्य हैं जहां पर इसको सबसे कम यूज किया गया, बॉटम 5 स्टेट। एमपी लेड का अगर बात करें कहां किस तरीके के एरिया में इसको यूज किया जा रहा है, तो नॉर्मली जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, पाथवेज या फिर ब्रिज बनाने के लिए 43% के करीब पैसा यूज किया जा रहा है। अदर पब्लिक एक्टिविटीज में 23, और जो बचता है यहां पर हेल्थ और इसी के साथ में एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, इसमें काफी कम पैसा जाता है, जिसके लिए कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि मेनली बनाया गया था किसके लिए और यूज कहां पर हो रहा है। तो इसके चलते भी यहां पर काफी सारी बातें इसके बारे में देखने को मिलती है। तो ये था टोटल यहां पर इस टॉपिक का एनालिसिस। इसके साथ में अगर आगे जो भी कोई अपडेट होगी वो हमारी जो द हिंदू की वीडियो आती है उसमें कोई आर्टिकल आएगा तो उसमें हम लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे।
अभी ये वीडियो सुनने के बाद में अब आप लोग यहां पर आइए, अब आगे क्या मुद्दा है। यहां से आप लोगों को देखने को मिला कि हमारी कंट्री में ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये पूरी स्कीम मैंने आप लोगों की कवर करा दी। अब यहां पर क्या किया गया है, अब यहां पर फिर से इस पैटर्न में इसको लेकर आए हैं कि जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले यहां पर 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, फिर से अब यहां पर 2 करोड़ पर आ गए, 5 करोड़ अब लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 2 सेशन के लिए इसको सस्पेंड किया गया, 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसी के साथ में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, बोला गया अभी यहां पर इंफॉर्मेशन जो बेसिकली यहां पर जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराएगी तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रोवाइड कराएगी। तो ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहां पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो एनएसए की मीटिंग हो रही थी उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बोला यह जा रहा है कि 3rd राउंड की मीटिंग हुई हमारे देश में, इसको बेसिकली इनवाइट किया गया। तो बोला जा रहा है कि अर्जेंट एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, लोग जो है भूखे मर रहे हैं, उनको बेसिकली कोविड-19 की बीमारी और वो सब चीजें भी देखने को मिल रही है। तो अजीत डोभाल साहब के द्वारा ये मीटिंग चेयर की गई। ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पर शुड नोट एक तरीके कॉम्प्लिकेट, इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी हो चुकी है। दिल्ली डिक्लेरेशन इसका नाम दिया गया और कलेक्टिव कोऑपरेशन की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, कंसर्न है बेसिकली जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो फंड यहाँ पर जाना चाहिए वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का होना चाहिए, यानी कि सबको यहाँ पर इसका फायदा मिलना चाहिए, ये बात बोलेगी। अभी जो ग्लासगो में मीटिंग हुई उसके बोला गया कि ये मीटिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक नहीं हो पा रही है, खासकर फाइनेंस फंड जो नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो फंड सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी आप बात करें यहाँ पर स्मॉल जो फार्मर है उनके बारे में बात की जा रही है, तो लॉस्ट कर चुके हैं मोस्ट लाइव इन प्रोटेस्ट में जो यहाँ पर हुए। तो एक तरीके से छोटे छोटे किसानों के द्वारा अपनी लाभ जान गंवाई गई, यानी कि देश के अंदर जो भी प्रोटेस्ट होते हैं तो छोटे छोटे किसानों की जान जाती है। यहाँ पर किसानों को किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो मार्जिनल, स्मॉल, सेमी, मीडियम और लार्ज। अगर मार्जिनल किसान बोले तो 1 हेक्टेयर से नीचे जमीन है, अगर स्मॉल बोले तो 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, इस सेमी बोले तो 2 से लेकर 4, मीडियम बोले तो 4 से लेकर 10 और लार्ज बोले तो 10 से ऊपर। तो ये लैंड होल्डिंग रहती है जिसके बेस पर आप लोग किसानों के डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल के अंदर ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। एक मिनिस्टर है जिनका नाम है बेसिकली, क्या नाम है इनका नाम है बेसिकली बर्त्रिया बासु। ठीक है, तो ये पहले जो बेसिकली मिनिस्टर बाद में बने, ये एक डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर साहब के द्वारा एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली डिक्शनरी जो मूवी बनाई उसके बाद में यहाँ पर ये फिर क्या बने, इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। तो अभी इनकी जो मूवी है यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया का गोवा के अंदर होता है, तो 52nd जो यहाँ पर एडिशन है उसके अंदर इनकी मूवी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसकी वजह से न्यूज में आ गए हैं। इसमें यहाँ पर जो हीरोइन है ये भी आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक हीरोइन है जिनका नाम है नुसरत। तो नुसरत जहां सर्च करिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया फिशिंग कैट के बारे में। तो फिशिंग कैट यानी कि ये खुद बेसिकली मछलियों का शिकार करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर कोरिंगा सेट फॉर फिशिंग कैट जो कोरेलरी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कोरिंगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो उनके द्वारा बेसिकली मिलकर काम किया जा रहा है। कंजर्वेशन जो बायोलॉजिस्ट है यहाँ पर ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर पूछ ले कोई आप लोगों से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, तो याद रखिएगा देहरादून के अंदर है। और कई बार ऐसे इंस्टीट्यूशन मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहां पर एक स्टडी करने की बात की जा रही है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही है ये, ऐसा प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिला था। अभी यहाँ पर 2020 में हमको ये प्रोजेक्ट करना था, अभी हम लोग इसको कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। 45 लाख रुपए यहां पर अभी रिलीज कर देंगे, 75 लाख रुपए रिलीज करने थे टोटल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो इसके चलते यहां पर ये फिशिंग कैट को समझेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि इनकी संख्या काफी कम है। अगर सेंसस 2011 के 18 के हिसाब से बात करें, 11 तो इंसानों का है, 18 जानवरों का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ईयर का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इनका कैसा नेचर, खाने पीने का क्या चक्कर, वो सारी चीज समझेंगे। तो ये बेसिकली फिशिंग कैट के बारे में याद रखेगा। ठीक है, और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये चीज बेसिकली क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पंजाब से रिलेटेड एक निहंग जो कम्युनिटी है, ठीक है, तो आप निहंग जो बेसिकली जो मार्शल आर्ट उससे रिलेटेड आप लोगों को मैंने बताया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर अभी कलरिया पट्टू आप लोगों को देखने को मिलेगा। कलरिया पट्टू जो है यहाँ पर केरला के अंदर विद्युत जामा लिसी से रिलेटेड है। तो ये कई बार ये भी मैच करने के लिए इवन यूपीएससी ने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉटन और जूट ये सब चीजें हैं, तो किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है सेंटर के द्वारा, तो उसकी वजह से ये न्यूज है। छोटी छोटी बातें हैं पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो हमारी टीम है बेसिकली पार्टिसिपेट करेगी दुबई के अंदर जो शो हो रहा है। दुबई कहां पर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो एक तो है यहाँ पर 2 पार्टिसिपेट करेंगे हमारी कंट्री की साइड से, एक तो है बेसिकली जिसका नाम है सूर्य किरण और एक है यहाँ पर दूसरे का नाम है यहाँ पर सारंग। ठीक है,
तो सूर्यकिरण और सारंग, तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे टीम, तो अपने कर्तव्य दिखाएंगे यहाँ पर यूएई के अंदर में। ये काफी इंपॉर्टेंट एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर। आज के डेट में अगर बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ऑनररी रैंक दी जाती है एक दूसरे के जो आर्मी के जनरल होते हैं। तो हमारी कंट्री की साइड से ऑनररी रैंक यहाँ पर दी गई है जनरल, जिनका नाम है यहाँ पर प्रभु राम शर्मा, ठीक है। तो इनको ऑनररी रैंक दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इंडियन नेवी और बेसिकली इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में आप लोग को ये इस तरीके के प्रोविजन देखने को मिलते हैं। अभी बात करें काटसा के बारे में बात की जा रही है, तो काटसा का जो प्रोविजन है अभी उसके बारे में अगर बात करूं तो बोला ये जा रहा है कि काटसा को अभी हमारी कंट्री के ऊपर वेवर छूट देने की बात की जा रही है। काटसा है क्या, इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि एक तरीके से अमेरिकन की एडवर्सरीज कौन है, जैसे रसिया हो गया, ईरान हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। तो इनके पास से पैसा न जाए, तो इसलिए यहां पर ये काटसा लेकर आए कि इनके साथ में कोई कंट्री रिलेशन अपने न रखे। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है, समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है कि इसको इंप्लीमेंट करने से फायदा क्या होता है कि यहां पर बेसिकली सप्रेस कर पाते हैं कंट्री को। तो इंडिया के ऊपर लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया S-400 सिस्टम खरीद रही है रसिया से, तो अभी डिलीवर होने वाला है। तो उसी को लेकर ये मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। दो मुद्दे, एक तो पैसा यूज न करें इनका, और एक तरीके से हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं अमेरिका के साथ में अगर व्यापार करें। हालांकि छूट के भी प्रोविजन है इसमें, पर लेकिन देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो 2007 में लाए थे काटसा, ठीक है, 17 में सॉरी। काफी बड़ी स्टेटमेंट दी गई यहां पर दलाई लामा साहब के द्वारा। बोला गया वो चाइना विजिट करना जरूर पसंद करेंगे, पर लेकिन शांति जिंदगी जीने के लिए अभी वो इंडिया में ही रहना पसंद करेंगे। माना यह जा रहा है कि इनके द्वारा कि तिब्बत के अंदर जो एक तरीके का पैटर्न है लोगों के रहने की जो कल्चर है, चाइना वाले उसको कभी समझते नहीं है, जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके चलते इनके द्वारा उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। नोबेल प्राइज विनर जो मलाला यूसुफजाई है, उनकी शादी हो गई, तो ये न्यूज आ गई है, पर लेकिन उनकी शादी आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। ये पूछा जा सकता है कि इनको बेसिकली नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज मिला था इनको 2014 में, और हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी है जिनके साथ में मिलकर नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। 15 साल की थी जब इनके सर में गोली मारी गई थी, ये जान बची थी इनकी, और फिर गर्ल्स एजुकेशन के लिए इनको आगे लेकर लाया गया था, ठीक है। अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, काफी बड़ा अटैक देखने को मिला था यूएसए में, जो बेसिकली जो इनका जो हाउस है व्हाइट हाउस के ऊपर, तो उसको अभी उसके जो रिकॉर्ड है उनको रिलीज करने की बात की जा रही है कोर्ट के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्यों बेइज्जती करवा रहा है, और ऑलरेडी हार चुका हूं, उसके बाद और बेइज्जती करोगे तुम, रुक जाओ, रहने दो भाई, मत करो, पर लेकिन ये मान नहीं रहे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि काफी सारी न्यूज थी, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड करना, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।